देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी के कुछ ऐसे विषय आपके समक्ष लेकर आते हैं जिससे कि हम उन पर चर्चा कर सकें, आपकी खेती किसानी को और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा आसान बना सके। तो आइए जल्दी से आपको बता देते हैं कि हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एलोवेरा की खेती के बारे में और साथ ही रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर भी करेंगे चर्चा। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800-113060, 1800-113061। जब भी आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बस आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, उसे म्यूट पर रखें, जिससे कि जो विशेषज्ञ हैं उन्हें आपका प्रश्न साफ आवाज में साफ तौर पर सुनाई दे पाए। और आइए आपका परिचय भी करवा देते हैं विशेषज्ञों से। हमारे साथ स्टूडियो में जो है वो मौजूद हैं डॉक्टर मूलचंद जी, जो कि हमें एलोवेरा की खेती के संबंध में देंगे तमाम जानकारियां। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं डॉक्टर समुद्र सिंह जी, और ये हमें बताएंगे किस तरह से रबी फसलों में आपने खरपतवार नियंत्रण करना है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल, तो फिर आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर मूलचंद जी का। डॉक्टर मूलचंद जी, आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि एलोवेरा की खेती के लिए किस तरह का वातावरण, किस तरह की जो जलवायु है वो होना आवश्यक है? एलोवेरा को किसी भी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, यहाँ तक कि जिसकी उर्वरा शक्ति बहुत कम है और जिसका पीएच मान भी ज़्यादा है और जहाँ पर पानी की ज़्यादा उपलब्धता नहीं है, तो इसको सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु, जैसा हमारे यहाँ उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी के महीने में होती है, उस समय इसको नहीं लगा सकते। इसके अलावा पूरे साल इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत अच्छी फसल लेनी है तो दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है, जिसमें जल निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। बिल्कुल, और इसके संबंध में ज़रूर विस्तार से भी बात करेंगे, लेकिन पहले आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। चिकित्सा जगत में एलोवेरा बहुत ही तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। खासकर आयुर्वेद में इसका अपना स्थान है। दवाओं के अलावा इसका इस्तेमाल फेस वॉश, क्रीम, शैम्पू और दूसरे कई तरह के सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है। एलोवेरा की बढ़ती मांग के कारण इसकी व्यावसायिक खेती फायदे का सौदा साबित होती है। एलोवेरा की खेती किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से की जा सकती है। गूदेदार पत्ती ही एलोवेरा का बीज होती है। 10-15 सेंटीमीटर की स्वस्थ पत्तियां चुनकर बीज के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है और फिर 1-1 फुट की दूरी पर इन्हें रोपा जाता है। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रहे, जहां आप एलोवेरा बो रहे हैं वहां अधिक पाला नहीं पड़ना चाहिए। इसमें लागत भी कम आती है और पानी की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसके सिर्फ 4 या 5 बार सिंचाई होती है। इसके खेतों से खरपतवार निकालना बहुत जरूरी है। पूरी फसल के दौरान 3-4 बार निराई गुड़ाई करें। निराई के बाद पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दें। खास बात यह है कि एलोवेरा में कोई खास कीट या बीमारी नहीं लगती, इसलिए इसमें कीटनाशक की भी जरूरत नहीं होती। कभी कभी पत्तियां सड़ने या उन पर धब्बे पड़ने की शिकायत मिलती है। ऐसे में गली पत्तियों को काटकर बाहर निकाल दें। एलोवेरा की फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है। तो अभी आपने एलोवेरा के ऊपर देखी है विशेष रिपोर्ट। आइए अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर समुद्र सिंह जी का। डॉक्टर सिंह, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी कौन सी ऐसी रबी फसलें हैं जिनमें खरपतवार के होने का प्रकोप हो सकता है? हाँ, बहुत अच्छा आपका सवाल है। अभी हमारे जो मुख्य फसलें हैं उसमें हमारी सरसों आएगी, उसके बाद चना है,
उसके बाद जौ है, गेहूं है, ये आपकी रबी की मुख्य फसलें हैं। जी। और इसमें जो भी हमारी तेल वाली या दाल वाली फसलें हैं, जी। उसमें हमें घास का जो प्रबंध है वो बिजाई के समय ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में हमारे पास दवाइयों की कमी है और बाद में दवाइयाँ हम नहीं डाल पाते। जी। गेहूं में हम दोनों तरह से कर सकते हैं, बिजाई के टाइम में दवाई डाल सकते हैं और बिजाई के बाद भी कर सकते हैं। जी। और इसके अलावा और दूसरे भी हमारे पास साधन है जिससे हम खरपतवारों को रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इन तमाम साधनों के बारे में आपसे हम जरूर जानेंगे और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे रोकथाम की जा सकती है, इसके बारे में हम जरूर लेंगे जानकारी। लेकिन आइए पहले देखते हैं इसी विषय पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसे अवांछित पौधे जो बिना बोए ही फसलों के साथ उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहा जाता है। किसान को अपनी फसल से भरपूर उपज लेने के लिए फसल में कीट, रोग और खरपतवार नियंत्रण करते रहना चाहिए। खरपतवारों की उपस्थिति फसल की उपज को लगभग 37% तक कम करती है। खरपतवार फसलों के लिए भूमि में मौजूद पोषक तत्व और नमी का एक बड़ा हिस्सा शोषित कर लेती है और साथ ही साथ फसल को आवश्यक प्रकाश और स्थान से भी वंचित रखती है। इससे पौधे की विकास गति धीमी होती है, साथ ही गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ये भी देखा गया है कि जहां खरपतवारों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां कीटों और बीमारियों के हमले की आशंका भी बढ़ जाती है। खरपतवार की रोकथाम सही समय पर करें। रबी की मुख्य फसल गेहूं में बथुआ, हिरनखुरी, कृष्णनील, जंगली जई और गेहूं का मामा नामक खरपतवार पैदा हो जाती है। वहीं रबी की दलहनी और तिलहनी फसलों में प्याजी, पोहली, जंगजी मटर और मोथा घास नामक खरपतवार उग जाती है। रबी फसलों में खरपतवार की रोकथाम के लिए प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें। अच्छी सड़ी गोबर और कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। इसके अलावा सिंचाई की नालियों की सफाई समय समय पर करते रहें और खेत की तैयारी व बुआई में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों को उपयोग से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट। आइए आपके लिए एक बार फिर से जो विषय है वो दोहरा देते हैं। आज हम अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम में बात कर रहे हैं एलोवेरा की खेती के बारे में और साथ ही हम जानेंगे किस तरह से रबी फसलों में खरपतवार के नियंत्रण को रोका जा सकता है और कैसे फसलों की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-11-306 और 61, ये दोनों हमारे नंबर्स हैं। जब भी आप इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बस एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, जिससे कि डॉक्टर मूलचंद जी तक और डॉक्टर समुद्र सिंह जी तक आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल साफ आवाज में साफ तौर पर सुनाई दे पाए, जिससे कि वो आपकी समस्या का समाधान जो है वो आपको बता पाए। आइए रुक करते हैं डॉक्टर मूलचंद जी का। सर अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि भूमि की तैयारी किस तरह से करें और साथ ही साथ बुवाई के कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर एलोवेरा की खेती की जा सकती है। एलोवेरा की खेती के लिए ज़मीन की 2 बार जुताई करें और उसके बाद उसमें 250 क्विंटल के करीब गोबर की खाद डालें। इसके पश्चात बुआई करने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो इस दूरी पर निशान लगाकर उसमें लगभग 6 इंच लगभग 15 सेंटीमीटर नीचे गड्ढे खोद लेने चाहिए और इसके बाद जो इसका प्रोपगेशन होता है वो सकर्स के द्वारा होता है। तो ऐसे सकर्स जिसमें 2 या 3 पत्तियां हों और जड़ें उसका राइजोम हो, उसको इसमें लगा देते हैं। लगाते समय ये ध्यान रखें कि जो
किसान भाई पूरे खेत में खाद नहीं मिलाना चाहते, और वो अच्छा भी रहता है कि आधी मिट्टी और आधी गोबर की खाद मिलाकर उसी गड्ढे में डाल देनी चाहिए। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र हैं, लगभग 150 किलोग्राम NPK का मिक्सचर प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है, तो उसको भी इसी समय डाल देना चाहिए। इसके बाद जब फसल लगभग 45 दिन की हो जाती है तो उसमें 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फिर से डालना चाहिए। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर मूलचंद, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हमारे देश में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर आसानी से एलोवेरा की खेती की जा सकती है? एलोवेरा की खेती पूरे देश में की जा सकती है, लेकिन जहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, जैसे सर्दियों के दिनों में जब माइनस में चला जाता है या बहुत कम होता है, उस समय इसकी बुआई नहीं कर सकते। अन्यथा पूरे साल इसकी बुआई की जा सकती है। देश के हर क्षेत्र में इसको उगाया जा सकता है, हर प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, और वैसे इसके लिए गर्म और तर जलवायु जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, उसमें इसकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर मूलचंद, आपसे भी हम ज़रूर यहाँ पे जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जो हैं वो जुड़ गए हैं, मनोज कुमार जी पटना बिहार से। आइए उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो। हेलो मनोज कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं चाहूंगी कि आप अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल नमस्कार बंद कर मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ, मनोज कुमार जी। अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए मनोज जी, फिर आप अपना प्रश्न जी। पूछिए। मुझे ये जानकारी चाहिए कि सरसों की खेती में हम लोग के यहाँ काफी मात्रा में खरपतवार निकलता है बिजाई के बाद। तो सरसों के फसल में बिजाई के बाद जी काफी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार का प्रकोप होता है। उसके नियंत्रण के लिए कोई उपाय है तो बताइए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिर उसके लिए उपाय बिजाई के बाद मजदूर का बहुत समस्या है, उपलब्ध नहीं हो पाता है। बिल्कुल। आपको मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि अभी जो ना टाइम आने वाला है बिजाई का सरसों का। आप सरसों की बिजाई के तुरंत बाद स्टॉम्प नाम की दवाई है मार्केट में, पेंडिमेथलिन जिसको बोलते हैं, इसका जो कॉमन नेम है। तो स्टॉम्प दवाई आप 1 लीटर 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए सरसों की बिजाई के तुरंत बाद। और खेत में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी कम है तो आप इसको आखिरी जुताई से पहले डाल सकते हैं, और उसके बाद एक सुहागा लगा के बिजाई कर दो, और आपका घास, चौड़ी पत्ती वाला घास नहीं आएगा आपका। जी। तो अगर समुद्र जी, हम ये मान सकते हैं डॉक्टर समुद्र सिंह जी कि अगर इस तरीके के उपाय किए जाएं तो निश्चित तौर पर खरपतवार से जो है वो नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही मनोज जी, हम उम्मीद करेंगे कि जो आपकी समस्या थी उसका समाधान डॉक्टर सिंह ने यहाँ पर कर दिया है। डॉक्टर सिंह, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से जो खरपतवार है वो फसलों को कैसे नुकसान पहुंचाती है, कैसे उनके उत्पादन में जो है वो कमी ला सकती है? हाँ, ऐसा है कि अभी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने 10 फसलों में कितना घास से नुकसान होता है उसका निष्कर्ष निकाला है। और मैं अगर मोटे तौर पर ये कहूँ कि जो है ना, भारत सरकार का इतना बजट भी नहीं है जितना घास से नुकसान होता है फसलों में हमारे। ये 10 फसलों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अक्सर किसान क्या सोचते हैं कि भाई हम जो है ना उसको निकाल के पशुओं को खिला देंगे, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं रहता कि भाई जब पहली छोटी अवस्था में अगर जो है घास है तो फसल की बढ़वार रुक जाती है बहुत ज्यादा जी, और बाद में अगर हाथ से निकाल लेंगे तो वो फायदा नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए या तो आप जो है कृषि क्रियाओं से उसको रोकिए, या खरपतवार नाशी दवाइयां हैं उनका प्रयोग करके घास को आप रोक सकते हैं जो ना। और जैसे अभी जो ना मनोज जी ने पूछा था सरसों के बारे में, सरसों के अंदर इनके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं जी, तो उसके लिए आप स्प्रे करिए। 1 लीटर में 125 लीटर पानी लगेगा। 1 लीटर दवाई 125 लीटर पानी में मिला के और बिजाई के तुरंत बाद स्प्रे कर दें जो ना जी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपके 40-45 दिन तक घास नहीं उगेगा। हाँ, जो दवाई है वो उगते हुए घास को मार देगी जी। और उसके बाद में जब 70 दिन की हो जाती है तो जो ना फसल बड़ी हो जाती है और घास को अपने आप ही रोक लेगी जो ना। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर राजकुमार पटेल जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आइए उनका रुख करते हैं। हेलो हेलो पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैडम जी, मैं ये जानना चाहता है चने में मेरे खरपतवार बहुत हो रहे हैं, जैसे दूधिया पत्ती है, वो चौड़ी पत्ती वाला है जी, उनके बारे में उसको दवा के बारे में जानकारी चाहिए। जी डॉक्टर समुद्र जी क्या बताएंगे?
हाँ, पटेल जी, ऐसा है जो दूध दी है जिसमें दूध निकलता है, उसके लिए कोई दवाई नहीं है हमारे पास फिलहाल। उसमें हम आपको ये कहेंगे कि चने की बजाय आप जौ लीजिए उसमें, या गेहूं लीजिए, और उसमें हम दवाई आपको बता देंगे जिससे दूध आपकी मर जाएगी। लेकिन चने में सिवाय स्टोम के हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो घास को मार सके जो ना। जी, तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर मूलचंद जी का। डॉक्टर मूलचंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो करना चाहते हैं एलोवेरा की खेती, लेकिन उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि इसकी खेती करने में लागत जो है वो कितनी आती है। तो कितनी लागत आती है और कहाँ से अच्छा जो है वो पौध है इसका या बीज है इसका, वो कहाँ से अच्छा प्राप्त कर सकते हैं? 1 हेक्टेयर में एलोवेरा की खेती करने के लिए लगभग 50,000 रुपये की लागत आती है। परंतु अभी जो हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हर्बल औषधीय फसलों की खेती पर बहुत जोर दिया है और सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए हैं। इसके अलावा जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है वो इनकी खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत प्रोत्साहन देता है। तो इसके अलावा लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि में सरकार की योजना है कि हर्बल औषधीय फसलों को उगाया जाए। इसके अलावा गंगा के किनारे के क्षेत्रों में हर्बल औषधीय फसलों का एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि वो हर्बल औषधीय फसलों की खेती की तरफ ध्यान दें और सरकार की योजना के तहत जो भी अनुदान मिलता है या जो भी धनराशि मिलती है उसका उचित उपयोग करें। इसके अलावा वो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड है वहाँ संपर्क साध सकते हैं। वहाँ से उनको सभी प्रकार की जानकारी और इसका जो प्लांट मटेरियल जो वैरायटीज़ हैं वो कहाँ से उपलब्ध होंगी वो सारी जानकारी देंगे। इसके अलावा वो अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र को संपर्क कर सकते हैं या उनके निकट में जो भी कृषि विश्वविद्यालय वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और हर्बल फसलों की खेती करके, एलोवेरा की खेती करके वो 8 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष 1 हेक्टेयर से कमा सकते हैं। इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है और इससे बहुत सारे ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जैसे दवाइयाँ हैं, कॉस्मेटिक्स हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका की एक फर्म है फॉरएवर लिविंग, वो एलोवेरा का जूस बनाती है और 1 लीटर जूस की कीमत लगभग 2,000 रुपये है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और हम सभी धनी लोग, हमारे देश के भी धनी लोग उस जूस को पीते हैं। बिल्कुल, तो इस बारे में भी आपसे आगे जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। कई वजह ये देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं एलोवेरा की खेती के बारे में और साथ ही बात हो रही है रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण की। अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो फोन कीजिए हमें 1800-113060 और 61 पर। ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा जब आप इस पर फोन करेंगे। हमारे साथ इस वक्त उदय चौधरी जी देवघर झारखंड से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका रुख करते हैं, जानते हैं उनके मन में क्या प्रश्न है। हेलो। हाँ हेलो मैम। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं?
मैम ये कह रहे कि हम एलोवेरा की खेती किए मगर इसका लोकल मार्केट कहाँ पे रहेगा, हम इसे बेचेंगे कहाँ अपने लोकल मार्केट में? बिल्कुल, काफी अहम जो है वो प्रश्न है, खासकर जो एलोवेरा की खेती हमारे किसान करते हैं उनके लिए, कि बिकवाली कैसे करें, मार्केट कैसे उपलब्ध हो। एलोवेरा की खेती से पहले मैं अपने किसान भाइयों को ये सुझाव देना चाहूँगा कि वो जो भी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट करें। और कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो बैंक गारंटी भी देती हैं, यानी कि वो जो आपकी उपज को ख़रीदने के लिए पैसा बैंक में जमा कर देंगे और जैसे ही आप उपज उनको देंगे तो बैंक वो पैसा आपके खाते में जमा कर देगा। इसलिए पहले उगाने से पहले आप जो भी दवा बनाने वाली कंपनी है उनसे संपर्क करें, उनके साथ एग्रीमेंट करें और वो वैसे भी दूसरे तरीके से उनकी हेल्प करेंगे, जैसे अच्छा बीज दिलवाएंगे और ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं और अगर प्रोसेसिंग कराते हैं तो उसकी तकनीक बनाते हैं कि किस तरह से अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट पर कोई भी मार्केटिंग के बारे में सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इसकी पत्तियां भी खरीदती हैं, कुछ कंपनियां हैं जो इसका जूस खरीदती हैं। और तो किसान भाइयों को इसकी मार्केटिंग में मैं समझता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिर्फ इंटरनेट पर ढूंढना है या आप नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को फ़ोन करके उनसे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के अधिकारी आपकी मार्केटिंग में मदद भी करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर समुद्र जी, अब मैं आपका यहाँ पर रुख करना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि रबी की इस वक्त जो फसलें हैं उनके अंदर किस तरह से खरपतवार जो है वो नुकसान पहुँचा सकती है। खासकर अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने सरसों की जो है वो बात कर ली, लेकिन जौ और गेहूं की अगर बात करें तो कौन कौन से खरपतवार उसमें लग सकते हैं और कैसे रोकथाम जो है वो की जा सकती है? हाँ, इसमें दो तरह के खरपतवार हमारे पास आते हैं जी। एक तो हम बोलते हैं चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार जी, और दूसरे होते हैं संकरी पत्ते वाले खरपतवार। ठीक है जी। तो गेहूं में और जौ में आप कई तरह से जो है ना खरपतवार को नियंत्रण में ला सकते हैं और इसमें कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें पैसा भी नहीं लगता और किसान उनको आसानी से कर सकता है जो ना। ठीक है, अब पहले तो ये देखना है कि आपके खेत में घास कौन से आते हैं जो ना। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, गेहूं या जौ के अंदर दो तरह के जो है ना संकरी पत्ती वाले घास हैं जो प्रमुख हैं। एक को हम बोलते हैं जंगली जई और दूसरे को कणकी, मंडूसी या गुली डंडा बोलते हैं। और ये दोनों गेहूं जैसे या जौ जैसे ही होते हैं आरंभिक अवस्था में और इनकी पहचान भी इतनी आसान नहीं होती है जी। हम बिजाई का टाइम बदल के इन दोनों को कम से कम जो है ना उगा सकते हैं ताकि जो है ना आगे ये दिक्कत ना करें हमारी जो ना। जी। तो अगर आपकी समस्या जंगली जई की है तो जंगली जई जहां आती है वहां हम बिजाई को थोड़ा सा लेट कर देते हैं, पछेती बिजाई करते हैं। हाँ। और जहां कणकी या मंडूसी की समस्या है वहां बिजाई थोड़ा सा हम जल्दी करते हैं, क्योंकि दोनों का तापमान से संबंध है। तापमान अगर ज़्यादा होगा तो आपकी कणकी नहीं उगेगी, तापमान कम होते ही ज़्यादा उगेगी जो ना। जी। तो खाली समय का बदलाव करके बिजाई का समय करके और इसको हम खत्म कर सकते हैं काफी हद तक। जी। ठीक है जी। हाँ, दूसरा ये है कि खेत को कैसे आपने तैयार करना है। अब आपको पता है कि जहाँ पंजाब हरियाणा या उत्तरी भारत में जो आपकी जीरी कटती है, जीरी के बाद में धान के बाद में गेहूं लगाते हैं ना। ठीक है, तो उसमें एक ये भी है कि भी हम किस तरह खेत तैयार करें। और अभी सरकार ने भी ये जरूरी कर रखा है कि अगर जहाँ कंबाइन हार्वेस्टर से आप कटाई करवाते हो तो उसके साथ में SMS सिस्टम लगाना जरूरी है। और आगे आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो आजकल जो है प्रदूषण की काफ़ी भारी समस्या आने लगी है हमारे। बिल्कुल। और वो इसलिए कि धान के जो फांसी होते हैं उनको लोग बात जला देते हैं। जी। ठीक है, तो इसमें मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर हम सीधी बिजाई करते हैं, तप्पड़ की बिजाई, यानी कि धान की कटाई के बाद में सीधी ही जिसमें घास फूस खड़ा होता है उसमें हम सीधी बिजाई कर सकते हैं। जी। हैप्पीसीडर है उसके साथ में। तो उसमें क्या होगा कि घास भी कम उगेगा और जो भी आपका उसके तने या जो फासले बचे हुए हैं वो आगे जाके गड़ भी जाएंगे। जी। और जिस टाइम मार्च अप्रैल में गर्मी ज़्यादा होती है तो वो आपकी तापमान में वृद्धि को भी कम करेंगे ताकि गेहूं की पैदावार अच्छी हो। जी। ठीक है, तो उनको जलाने, फांसों को जलाने के बजाय उनको खेत में ही रखो, खड़े के अंदर बिजाई करें। जी।
तो उससे पैसा भी बचेगा और आपके खेत के अंदर जो है ना उसकी ताकत भी बढ़ेगी जो ना। बिल्कुल, तो इसे कहा जा सकता है कि एक पंथ दो काज जो है वो हो जाता है यहाँ पर। साथ ही डॉक्टर समुद्र सिंह जी, आपके पास मैं वापस आऊंगे, लेकिन पहले हमारे साथ एक कॉलर जो है वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए। जी, मैं जगदीश सैनी, ग्राम कांकरिया, तहसील खातेगांव, जी देवास जिला मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि साग सब्जी लगाए, भटा, टमाटर, मिर्च, जी, इसमें कौन सी खरपतवार नाशक पहले दे या बाद में दे, या किस तरह से उनको सुधार करे उसमें खरपतवार का? बिल्कुल, डॉक्टर समुद्र जी क्या बताएंगे इसके? हाँ जी, इसमें जो है ना स्टॉम्प जो दवाई है हमारी, वो आप लगाइए बिजाई के तुरंत बाद जो ना, ठीक है। जिस टाइम आपने जो है ना रोपाई कर दी पौध की, उसके बाद में स्प्रे कर दीजिए जी। और आपका घास आपका 40 दिन तक नहीं होगेगा, 40 से 45 दिन तक घास नहीं होगेगा आपका जो जी। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर समुद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कहा जाता है कि अगर हमारे किसान सह फसली खेती अगर करें तो भी खरपतवार पर नियंत्रण जो है वो पाया जा सकता है, तो रबी फसलों के साथ क्या कुछ इस तरीके की फसलों की बुआई भी की जा सकती है जिससे कि खरपतवार की रोकथाम की जा सके? हाँ बिल्कुल, जो है ना इसमें एक पंथ दो काज वाली बात है। और इसमें जैसे मान लिया आप गन्ना लगाते हो तो गन्ने के साथ में गेहूं हो सकता है जी। गन्ने के साथ में आपका जो है सब्जियां भी हो सकती हैं। गन्ने के साथ में आप जो है ना जो दाढ़ वाली फसलें हैं, चना भी उसमें आप लगा सकते हो, ठीक है। तो उसमें पानी ज़्यादा नहीं लगेगा और खाद मामूली सी फालतू लगेगी, लेकिन उसी से ही जो है ना आपका दोनों फसलों का फ़ायदा रहेगा। तो ये अक्सर हम जो है ना गन्ने के साथ में करें क्योंकि उसमें बीच में जगह ज़्यादा होती है जो है ना जी, ठीक है। तो सह फसलें वहीं ज़्यादा हमारे कामयाब हैं। पहले क्या करते थे कि हम चने के बीच में सरसों लगाते थे, हाँ जी, वो अभी भी हम लगाते हैं उसमें जो है ना, जी, ठीक है। तो उससे दोनों की पैदावार हमारी बढ़ जाती है और कोई नुकसान नहीं होता उसमें। जी बिल्कुल। अब हमारे साथ एक अगले दर्शक जो है वो जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, कल्याण सिंह जी। आइए उनका सवाल लेते हैं कार्यक्रम में। हेलो हेलो हेलो, कल्याण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते मैम जी। जी नमस्कार। मैम जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मैं पहाड़ी इलाके में रहता हूँ, यहाँ पे बर्फबारी बहुत होती है, तो क्या एलोवेरा की फसल यहाँ पे हो सकती है? बिल्कुल, डॉक्टर मूलचंद जी क्या बताएंगे? देखिए, जब सर्दी के मौसम में एलोवेरा की खेती वहाँ पर नहीं हो सकती, लेकिन गर्मी के मौसम में आप जब बर्फ़बारी नहीं होती है और तापक्रम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, उस समय आप एलोवेरा की खेती वहाँ पर कर सकते हैं। जी, अगर उन्नत प्रजातियों के बारे में जानना चाहें तो कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां क्षेत्र के हिसाब से बताएंगे? जैसे कि अभी कल्याण सिंह जी अगर वहां पर करना चाहते हैं बर्फबारी के बाद अगर वो करना चाहते हैं एलोवेरा की खेती, तो कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चयन कर सकते हैं? और साथ ही अगर हम प्लेन एरियाज की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें, एलोवेरा की उन्नत प्रजातियाँ एज सच कोई विकसित नहीं की गई हैं, लेकिन जो एक्सप्लोरेशन करते हैं NBPGR में सभी तरह के प्लांट्स का एक्सप्लोरेशन होता है। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रकार के पौधे लाए जाते हैं। तो एलोवेरा के जितने भी पौधे देश के विभिन्न भागों से लाए गए, फिर उनका मूल्यांकन किया गया NBPGR में। तो कुछ तो वो एक्सेशन है जिनको नमूने भी कहते हैं, उनमें हैं IC से जानते हैं उसको, इंटरनेशनल इंडिजिनस कलेक्शन कहते हैं, तो इस तरह से उनका नाम रखा गया। IC 111-269, 111-267, 111-270, 111-279 और 111-280, ये कुछ ऐसे नमूने आइडेंटिफाई किए हैं NBPGR ने। और हमारा जो एक्सपेरिमेंटल फार्म है ईसापुर में, वहाँ पर लगे हुए हैं, जिनमें जो एलोइन, जो इसमें केमिकल जो एल्कलॉइड होता है, जो मतलब जो तत्व होता है जिसकी वजह से हम एलोवेरा को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है इन सारी नमूनों में। तो एक तो किसान भाई ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो उनके नज़दीक में कहीं मिल जाए, नहीं तो NBPGR से ले सकते हैं। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर का एक इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, उन्होंने भी इसकी कुछ
जो वैरायटीज हैं वो आइडेंटिफाई की हैं, जैसे एलोवेरा 1 है, एलोवेरा 7 है, एलोवेरा 8 है, एलोवेरा 23 है, एलोवेरा 46 है। तो आप वहाँ से भी इसकी जो सकर्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स में काम करने वाले इंस्टीट्यूट हैं, जैसे सिमैप है लखनऊ में, और हमारे आनंद में एक ICR का इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम कल्याण जी उम्मीद करेंगे कि जो आपका प्रश्न था उसके संबंध में जो तमाम जानकारियां डॉक्टर मूलचंद जी ने दी वो आपके लिए जरूर काम आएंगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं एलोवेरा की खेती के बारे में, और साथ ही बात हो रही है रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण की। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, फोन कीजिए 1800-113-06 और 61 पर। हमारे साथ इस वक्त ब्रिज मोहन जी राजगढ़ मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल है। हेलो हेलो ब्रिज मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए कृपया करके और अपना सवाल पूछिए। ब्रिजमोहन जी, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मैं थोड़ा जानकारी चाह रहा था कि मेरे संतरे का जो खेत है उसमें मैं गेहूं लगाना चाहता हूँ, उसकी बेहतर उपज के लिए मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए था। जी डॉक्टर समुद्र जी, क्या जानकारी देंगे? संतरे का खेत है लेकिन उसके अंदर गेहूं लगाना चाहते हैं। हाँ, तो उसमें आप बीच में लगा सकते हो गेहूं, कोई समस्या नहीं है जी। अगर आपका बाग छोटी अवस्था में है, ठीक है, तो उसमें बाग को नुकसान नहीं होगा और बीच में आप गेहूं लगा सकते हो। टाइम पर लगाइए, पूरी मात्रा में उसमें खाद डालिए और अच्छी किस्म उसमें लगाइए जो ना जी, आप उसमें लगा सकते हैं जो ना जी। और जहाँ तक घास फूस के रोकथाम की है बात, आप उसमें स्टॉम्प दवाई लगाइए, क्योंकि स्टॉम्प आपके जो फलदार पौधे हैं उनको नुकसान नहीं करेगा जो ना। जी समुद्र सिंह जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं रोकथाम के जिनको अपनाया जा सकता है रबी फसलों में, अगर हम खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो? हाँ, तो मैं अभी जैसे बता रहा था आपको कि पहली तो है कि भी हम किस टाइम बिजाई करें, खेत को कैसे तैयार करें, कौन सी किस्म लगाएं गेहूं की जो ना जी, ठीक है, कितना उसके अंदर जो है ना खाद लगाएं, कितना पानी दें। अब जैसे हम किस्मों की बात करते हैं तो बहुत सारी किस्में ऐसी हैं कि जो
आरंभिक अवस्था में ज़्यादा तेज बढ़ती हैं। जहाँ घास की समस्या ज़्यादा होती है, जैसे मान लो आप गेहूं की बजाय आप जौ लगाओगे, जौ बहुत जल्दी बढ़ता है और घास को भी दबाता है, जबकि गेहूं कम दबा पाता है। लेकिन कुछ एक किस्में ऐसी हैं हमारे गेहूं की जिनको लगाने से आप खरपतवार को दबा सकते हो, ताकि वो कम दवाई से भी अच्छा काम करें। दूसरा ये है कि बीज की मात्रा, हम अक्सर बीज 40 किलोग्राम डालते हैं गेहूं का, हम उसको बढ़ा के 50 किलोग्राम अगर कर देते हैं तो घास को दबाएगा और पैदावार आपकी 5 से 10% ज़्यादा होगी जो ना। जी ठीक है, तो ये तो थी कृषि क्रियाएं। उसके बाद में आप लड़ाई गुड़ाई कर सकते हो। आप इसको जो है ना रीज के ऊपर भी लगा सकते हो, एक जो है ना खूड़ के ऊपर आप 2 या 3 लाइनें लगा सकते हो, और उस केस में आपको क्या होगा कि पानी की बचत होगी। दूसरा ये है कि अगर मान लो आपके घास आ गए तो आप उसको ट्रैक्टर से भी आप उसको लड़ाई करके निकाल सकते हो घास को जो ना। जी ठीक है, तो बिजाई का तरीका है, बीज की मात्रा है, बिजाई का समय है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अकेले किसी भी चीज़ से घास को हम नहीं रोक सकते जो ना। और मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब और हरियाणा है, यहाँ पर इतनी विकराल समस्या आ चुकी है, हमारे यहाँ कण की किसी भी दवाई से मरना बंद हो चुकी है जो ना। ठीक है, तो कणकी के लिए हमारे पास बहुत ही कम दवाइयाँ बची हुई हैं। ऊपर से जो जंगली जई है वो भी जो नारोधकता में आ चुकी है। आपकी जंगली पालक है, आपका बाथू है, लुम्बड़ घास है, ये कई दवाइयों से मरना बंद हो चुके हैं। जी, तो किसान भाई को ये देखना है कि भी मेरे खेत में कौन सी मैंने दवाई डाली है, उसको अगली बार बदल के लगाएं जो ना। जी, और सबसे इसमें खास बात यह है कि अगर हम बिजाई के टाइम में दवाई डाल देते हैं तो काफ़ी सारे खरपतवारों को हम 70 से 80% तक रोक सकते हैं। तो जो बाद में उगेंगे उसको हम दूसरी दवाई से भी डाल के जो खत्म कर सकते हैं जी, या लड़ाई गुड़ाई से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी के साथ हमारे साथ अगले कॉलर जो है वो फोन लाइन पर मौजूद हैं, बजरंग प्रसाद जी, पन्ना मध्य प्रदेश से। आइए उनका सवाल जाने। हेलो हेलो बजरंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी मैंने टीवी में देखा है, ये आपका कार्यक्रम चल रहा है जी, तो एलोवेरा की खेती के बारे में बता रहे हैं जी, तो इसमें कोई अलग एलोवेरा में भी अलग अलग किस्में होती हैं क्या? जी बिल्कुल। हाँ, एलोवेरा की अलग अलग किस्में हैं। इनको किस्में नहीं कह सकते, वो उनके गुणों के आधार पर उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। किसी में एलोइन जो है ज़्यादा होता है, किसी में जो जूस है वो ज़्यादा निकलता है। तो उसके आधार पर जो अच्छी देश के विभिन्न भागों से जो एकत्र की गई हैं उनको कुछ नाम दे दिए गए हैं। तो जैसे NBPGR नई दिल्ली में है, IC 111-267 जैसा मैंने अभी बताया, IC 111-269, 272, 279, 280, ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें जूस बहुत ज़्यादा निकलता है और एलोइन कंटेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, उन्होंने एलोवेरा की कुछ किस्में आइडेंटिफाई की हैं, जैसे एलोवेरा 1 है, एलोवेरा 7 है, एलोवेरा 8 है, एलोवेरा 23 है, एलोवेरा 46 है। तो ये सभी देश के सभी भागों में अच्छी तरह से उगाई जा सकती हैं। इनकी पैदावार बहुत अच्छी होती है और इनमें जूस और एलोइन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। डॉक्टर मूलचंद जी, ये बताइए कि अगर कोई इसका प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहे, अगर इसकी प्रोसेसिंग करना चाहे, जो लोग एलोवेरा की खेती कर रहे हैं, और साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि जूस निकल सकता है, इसका जेल निकलता है, मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रोसेसिंग यूनिट किस तरह से लगाया जा सकता है, कहाँ से प्रशिक्षण मिलता है, कितनी लागत आती है, तमाम जानकारी हम चाहेंगे आप। एलोवेरा की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का आइडिया बहुत ही अच्छा है। जो हाई टेक प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें उसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए होती है, तो हमारे ऐसे भाई जो पढ़े लिखे हैं और अभी जिनको रोज़गार नहीं मिला है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, वो ये प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं। इसके लिए वो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से संपर्क करें, वहाँ पर इसमें अनुदान भी मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। और ये प्रोसेसिंग प्लांट लगाने से पहले वो जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं और किसानों के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो जो दवाई बनाने वाली कंपनियां, उनके लिए बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि उनको
रेडीमेड जूस और रेडीमेड जेल प्राप्त होगा जो उनको अपने यहाँ पर करना पड़ता है, और इससे उनके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो जो भी किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं, हमारे बेरोजगार युवक हैं, उनको लगाना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि पूरे साल प्रोसेसिंग प्लांट चलेगा और आप पैसा कमाते रहेंगे। बिल्कुल। राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। आइए उनका सवाल जाने। हेलो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी मैं पूछना चाहता हूँ कि ग्वारपाठे की खेती में कोई कीट वगैरह तो नहीं होता? जी, ग्वारपाठे की फसल में कोई कीट नहीं लगता है। सिर्फ एक दो बीमारी है, जैसे जो पत्तियों पर काले काले धब्बे हो जाते हैं, उसको लीफ स्पॉट कहते हैं। तो हम सलाह देते हैं कि उसके लिए कोई फंजीसाइड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्वालिटी पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी किसान भाई अगर पौधे की जड़ में लगभग 250 से 300 ग्राम नीम केक अगर डाल दें तो वो समस्या नहीं आती है, और इससे जो ग्वारपाठा है उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें कोई कीट और बीमारी नहीं लगती हैं। बिल्कुल। आइए अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर समुद्र सिंह जी का। डॉक्टर सिंह, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे हम बात भी कर रहे हैं काफ़ी देर से खरपतवार नियंत्रण के बारे में, और आप भी कभी ये जो है वो जानकारी बार बार दे रहे हैं कि जो खरपतवार नाशी है वो जो है वो कम है। तो जिस तरीके से अब हम अपने किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं जैविक खेती करने के लिए, क्या जैविक रूप से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है? इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? फिलहाल हमारे पास इस तरह का कोई है नहीं केमिकल वगैरह जिससे हम जैविक विधि से उसको रोक सकें। उसमें खाली ये है कि भी आपको हाथ से निराई गुड़ाई करके निकालना पड़ेगा। पीछे हमने कुछ काम किया था माइक्रोब्स के ऊपर, जो है ना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, और हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने 2-3 इस तरह के जो है ना सॉल्यूशन बनाए थे, जो गेहूं की पैदावार को बढ़ाते हैं और कणकी को कम करते हैं। लेकिन अभी वो ट्रायल के ऊपर चल रहे हैं, फार्मर फील्ड पर अभी नहीं गए हैं हम। वो अगर कामयाब हो जाता है तो उसमें जो है दोनों फायदे हैं। गेहूं की बढ़वार ज़्यादा होगी तो वैसे भी घास को दबाएगा, और वो जो माइक्रोब्स हैं वो कणकी को मार देते हैं जो ना। तो अगर ये कामयाब होता है तो आपको जो है ना दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो शाकनाशी हैं, और इस तरह उनका प्रयोग कर सकते हैं ना। लेकिन अभी वो प्रारंभिक अवस्था में है, अभी खेत में जाने की स्थिति में अभी नहीं है अभी जो ना। बिल्कुल। तो हमारे साथ अब राजेश जी जमशेदपुर झारखंड से फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें झारखंड से फोन किया, अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ मैम। राजेश जी, अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि ये एलोवेरा की खेती के लिए कौन सा महीना अच्छा रहता है? जी बिल्कुल। एलोवेरा की फसल आप कभी भी लगा सकते हैं, जब भी आपका खेत खाली हो। सिर्फ दिसंबर के जो लास्ट 15 दिन होते हैं और जनवरी के महीने में जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो उस समय भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन उसकी बढ़वार नहीं होगी और वो ठीक तरह से स्थापित नहीं हो पाएगा। इन 2 महीनों के अलावा आप पूरे साल जब भी आपका खेत खाली है और आप लगाना चाहते हैं कभी भी लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो राजेश जी, उम्मीद करेंगे आपकी जो प्रश्न था उसका जो उत्तर है वो यहाँ पे डॉक्टर मूलचंद जी ने दे दिया है। कार्यक्रम में चर्चा को आगे भी जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं एलोवेरा की खेती के बारे में और साथ ही बात हो रही है रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण की। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है फोन लाइन पर, द्वारका प्रसाद शर्मा जी, सीकर राजस्थान से। आइए उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछे, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं द्वारका प्रसाद शर्मा फतेहपुर सीकर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा सर से ये पूछना है, एक तो एलोवेरा की जो फसल है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है जी, और दूसरा एक छोटा सा प्रश्न इसके सप्लीमेंट है मैडम, ये जो जूस और ये जो प्रोसेसिंग प्लांट के लिए आपने कहा है एलोवेरा जूस और जैम के लिए, क्या उसमें और चीजों का भी जैम और जूस निकल सकता है क्या? बस ये तो जी। क्या बोला था इन्होंने? पहला तो इनका प्रश्न ये था कि एलोवेरा की जो खेती है वो किस तरीके से की जा सकती है, और दूसरा इनका प्रश्न ये था कि जो प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में इन्होंने बात करी है कि उसमें जेल और आपने जैसे बताया कि जूस निकल सकता है, तो क्या और चीजों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है वो प्रोसेसिंग यूनिट? जी जी, तो एलोवेरा की फसल, इनका प्रश्न ये था कि कितने समय में तैयार हो जाती है। हाँ, एलोवेरा की फसल अगर आप अच्छी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस देते हैं, उसमें समय से सिंचाई करते हैं और अच्छी समय से खाद और उर्वरक डालते हैं, तो लगभग 6 महीने में पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद हर 45 दिन में लगभग 1.5 महीने बाद उसकी जो पत्तियां बड़ी हो जाती हैं, जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं, उनको आप तोड़ सकते हैं। और जहाँ तक कि प्रोसेसिंग प्लांट का सवाल है, तो इसके बारे में मतलब अभी तो यही मालूम है कि जो एलोवेरा का जूस है वो निकाला जाता है, और जो हाईटेक प्रोसेसिंग प्लांट हैं उसमें खाली आप पत्ती डालिए तो पत्ती के अंदर जो बीच में गूदा होता है उसको निकाल लिया जाता है और उसको प्रोसेस कर दिया जाता है जी। तो मैं समझता हूँ कि दूसरी फसलों की प्रोसेसिंग सिमिलर प्रकार की जो अगर कोई फसल है तो हो सकती है, तो दूसरी फसलों की प्रोसेसिंग उसमें संभव नहीं। तो मतलब ये है कहने का कि जब भी प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहे और अगर उसके बारे में अगर ट्रेनिंग लेना चाहें, जानकारी लेना चाहें, और जिस संस्थान से इसके संबंध में जानकारी ले, वहीं से ये जो इनका जो प्रश्न था कि दूसरे फसलों का भी प्रोसेसिंग हो सकता है, नहीं, वहीं से इनको उत्तर इसका मिल जाएगा। इसके बारे में डॉक्टर मूलचंद जी, मैं 1 मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा। जी जी। हरियाणा के किसी फार्मर ने मशीन बनाई है छोटे लेवल के लिए, और उसमें कई तरह का जूस निकाल सकते हैं जो ना, और उस जमींदार उस फार्मर को जो है ना अवार्ड भी मिला है प्रेसिडेंट से जो है ना जी। तो एक ही जो है ना मशीन में कई तरह का जूस आप निकाल सकते हो उसमें जो ना। जी जी ठीक है, तो बहुत अच्छा, शर्मा जी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है वो भी ये प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में भी जानकारी रखते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं, और उसके ऊपर जो सब्सिडी अनुदान वगैरह दिया जाता है उसके बारे में आप नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो दिल्ली में स्थित है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। तो द्वारका प्रसाद जी, दोनों ही विशेषज्ञों ने जो है वो आपकी समस्या का जो समाधान है, आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो दे दिया है। उम्मीद करेंगे आपको जरूर संतुष्टि मिलेगी इससे। समुद्र सिंह जी, डॉक्टर समुद्र सिंह जी, अब आपका रुख करती हो और आपसे ये जानना चाहूंगी कि खरपतवार के लिए अक्सर कहा जाता है कि निराई गुड़ाई करके उसको निकालिए और दूर कहीं जाके किसी गड्ढे में जो है वो उसे दबा दीजिए, लेकिन क्या खरपतवार का इस्तेमाल भी, क्या उसका उपयोग भी किसी तरह से किया जा सकता है कि वो किसी ना किसी तरह से काम भी आ जाए किसानों के?
हाँ, बहुत कम ही खरपतवार ऐसे हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि वे जो गेहूं में बाथू आता है, तो बाथू को हम सब्जी के तौर पे भी खा सकते हैं जो ना। जी ठीक है। हाँ, बाकी और जो दूसरे घास हैं उनका प्रयोग हम खाने के लिए या सब्जी के लिए नहीं कर सकते, जो इस टाइम गेहूं के वक्त आते हैं। हाँ, पशुओं को जरूर हम खिला सकते हैं। और जहाँ तक आप करो ना गड्ढे में दबा दो, गड्ढे में हम तभी दबाते हैं जब उसमें बीज आने की अवस्था हो, अदरवाइज तो वो खेत में ही वहीं अगर डाल जाते हैं तो जी। वही गड़ के और खेत की जो ना ताकत को बढ़ाते हैं जो ना। जी, तो कई जो हमारे किसान हैं उनका प्रश्न ये भी रहता है कि अगर खरपतवार को निकाल के अगर वहीं खेत में दबा दें तो क्या खरपतवार फिर से उगने के जो चांसेस हैं वे रहते हैं या फिर वो खाद में तब्दील हो जाता है? जिस टाइम अगर बीज नहीं बने हैं तो अगर हम उसको निराई गुड़ाई करके डाल देते हैं वहीं पे, तो उसका फायदा ये है कि वो नमी को उड़ने से भी रोकते हैं और वो वही खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे जो ना। जी, तो उनको बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी जड़ अच्छी तरह निकल गई है, ठीक है, तो जड़ अगर जमीन में लगी रहेगी और आपने फिर पानी दे दिया तो दोबारा लग सकता है वो। जी, तो उससे दोबारा आने की समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो है ना वो अगर बीज ही नहीं बने हैं, बीज बनते हैं बहुत बाद में जो ना। जी, और हम निराई गुड़ाई करते हैं पहले 1.5 महीने तक, हाँ, तब तक इनके बीज नहीं बनते। जी, और इसलिए हम कहते हैं कि भी जो दवाई है गेहूं में या जो में आप डालते हो सरसों चने में, बिजाई के तुरंत बाद डालिए ताकि इनके घास को उगने से हम रोक सकें जो ना। बिल्कुल। और ये उगेंगे नहीं तो फसल आपकी अच्छी होगी जो ना। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ बिहार से फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनका प्रश्न शामिल करें। हेलो हेलो ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। टीवी की अपनी आवाज को कृपा करके बिल्कुल बंद कर दीजिए और फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, मैं ब्रजेश कुमार चौधरी बिहार से। जी, आलू के फसल में जो मोथा हो गया, पालक हो गया, जंगली पालक और इसका बथुआ, खर ज्यादा हो जाता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी डॉक्टर समुद्र सिंह जी क्या बताएंगे? देखिए, मोथे के लिए फिलहाल कोई दवाई इतनी कारगर नहीं है आलू के अंदर। जो आपका बाथू होता है उसको आपका स्टॉम्प मार देता है उसे, ठीक है। बाकी नई दवाई हम जो है ना अभी जल्दी लेके आएंगे, इथल फ्लोरिन के नाम से नई दवाई है, वो मार्केट में आ जाएगी, तब आपकी काफी सारे घास को वो मार देगी जो ना। जी बिल्कुल। और चलते चलते आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर मूलचंद जी का। डॉक्टर मूलचंद जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, एलोवेरा में किस तरह से सिंचाई प्रबंधन किया जा सकता है? एलोवेरा में वैसे ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। यदि बरसात नहीं होती है तो लगभग महीने में एक बार सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पानी की बहुत कमी है वहाँ किसान भाइयों को ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पानी की बहुत बचत होगी और जो पोषक तत्व उसकी जड़ में दिए जाएंगे उनका भी लॉस कम से कम होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे दोनों ही विशेषज्ञों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया और इतनी अहम जानकारी दोनों ही विषयों के संबंध में हमारे किसान भाइयों बहनों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सभी का। जी, तो किसान भाइयों बहनों, आज हमने खास तौर से बात की है एलोवेरा की खेती के बारे में और साथ ही हमने ये भी जाना है कि कैसे रबी फसलों में आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कार्यक्रम में दी गई जानकारी आप सभी के जरूर काम आएंगी। अब आइए आपको बता दें कि हमारे कल के हेलो किसान कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। कल हम बात करने वाले हैं फार्मिंग एक्ट 2020 के बारे में। और अगर इस विषय के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है, पहले से ही आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और अगर फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न हमें लिख सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800111360 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहता है। वहां भी आप अपने प्रश्न हमें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो हमारे आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।